नमस्कार दोस्तों। तो आज की तारीख है 11 जुलाई 2023 और आज के द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज 3 आर्टिकल्स जो है द हिंदू में इम्पोर्टेंट हैं। पहला आर्टिकल जो है वो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने वाला है 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पे श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा, उसको लेकर के एक आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर महिलाओं के अर्थव्यवस्था में या फिर महिलाओं की विश्व में जो है क्या भूमिका रह सकती है आगे, इसको लेकर के। और तीसरा आर्टिकल है कि जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर के सर्विलांस के थ्रू किस तरीके से जो है इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही जो डिजीज़ेज़ फैली हुई हैं दुनिया में या जो फैलने की आशंका रहती है उनको किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों पर जो है आर्टिकल है। और इसके अलावा कल के जो एडिटोरियल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं तो उसमें से जो है 2 एडिटोरियल और भी इम्पॉर्टेंट थे पर उनको डिस्कस नहीं कर पाए। पहला था एक तो अन्न भाग्य स्कीम जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस समय लॉन्च की है, उस अन्न भाग्य स्कीम को लेकर के जो पीडीएस सिस्टम है वो पीडीएस सिस्टम इस समय जो है चर्चा में है काफ़ी। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसमें जो है एक्स्ट्रा कुछ मील जो है मीन्स एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स जो है कर्नाटक गवर्नमेंट देना चाहती है। तो वो एक्स्ट्रा जो फूड एंड ग्रेन्स हैं वो दे नहीं पा रही है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो स्टॉक रहता है उस स्टॉक में से जो OMSS स्कीम है मींस ओपन मार्केट के थ्रू जो ख़रीदते हैं स्टेट वहाँ से फूड ग्रेन्स, तो उस पर ख़रीदने पे अब स्टेट्स पर रोक लगा दी है। जो FCI में फूड ग्रेन्स का स्टॉक होता है उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है डिफरेंट क्वांटिटी अलग अलग स्टेट्स को, ताकि पीडीएस स्कीम के अंदर जो भी लोग हैं जिन्हें फूड ग्रेन सप्लाई करना होता है तो उन्हें जो है फूड ग्रेन सप्लाई कर सकें स्टेट। इसलिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो है प्रोक्योर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, MSP पे किसानों से फूड ग्रेन खरीदती है। तो उसमें जो है मेनली जो है 4 चीज़ों को प्रोक्योर किया जाता है जो सप्लाई की जाती है पीडीएस के थ्रू लोगों को। तो उसमें एक तो व्हीट है, राइस है और कैरोसिन ऑयल है और शुगर है। तो ये 4 चीज़ें जो है मेनली पीडीएस स्कीम के थ्रू लोगों को अवेलेबल कराई जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग अलग कोटा एलोकेट किया जाता है। तो जो आर्टिकल था वो यही कर्नाटक गवर्नमेंट की अन्य भाग स्कीम को लेकर के था कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू अगर कर्नाटक गवर्नमेंट जो है अब आगे नहीं खरीद पा रही है अन्न या फूड ग्रेन्स नहीं खरीद पा रही है तो उसे जो है अपनी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो उसमें कुछ सजेशन थे कर्नाटक सरकार के लिए, जैसे कि पहली प्रायोरिटी कर्नाटक सरकार इस बात को दे सकती है कि अभी तक पीडीएस सिस्टम में जो भी फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उसके लिए 2011 के सेंसस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 2011 के सेंसस के बाद 2021 में अगला सेंसस होना था जो कि अभी हो नहीं पाया है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, लगभग 11 से 12 लाख लोग, जो अभी पीडीएस स्कीम में इंक्लूडेड नहीं हैं। तो इसके लिए वो ऐसे छूटे लोगों को शामिल कर सकती है ताकि जो है सभी को फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो सकें। दूसरा जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आप व्हीट और राइस इन्हीं चीज़ों को आगे उन्हीं की क्वांटिटी को बढ़ा करके दें, आप और भी चीज़ों को जो है अपने जो फूड ग्रेन्स की बास्केट है उस फूड ग्रेन्स की बास्केट में कुछ और चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं जिन्हें आप जनता को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे दालें हैं, एडिबल ऑयल है या ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट है। तो हम लोग जो है इस पूरे सिस्टम पे बातचीत जो आर्टिकल था वो तो केवल इन्हीं चीज़ों पे था, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीडीएस सिस्टम इन दोनों पे एक बार हम लोग जो है इनको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पीडीएस सिस्टम जो है पहली बार 1960s में आता है, मीन्स 1960 के दशक में आता है, जिस समय भारत में जो है खाद्य संकट था। और इसके अंदर जो है व्हीट, राइस, शुगर और कैरोसिन जो है वो स्टेट और यूटीज़ को एलोकेट किए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, अब मीन्स अभी भी किए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ स्टेट और यूटी जो है कुछ एडिशनल आइटम्स भी देते हैं अपनी तरफ से कंजम्पशन, जो कि मास कंजम्पशन की चीज़ें हैं जो बृहद स्तर पर उपयोग किए जाते हैं, जैसे दालें हैं, एडिबल ऑयल है, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं और भी कई चीज़ें हो सकती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देना चाहे। उसके बाद आप देखिए 1992 में जो है एक आता है, इसी पीडीएस सिस्टम को जब रिमोट और हिली एरियाज़ तक पहुँचाने के लिए, जो दूर दराज के गाँव थे वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से दोबारा एक बार लॉन्च किया गया और ये 1992 में आती है। और इसका काम यही था
कि जो हिली, रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के लोगों तक, उन एरियाज़ के गरीब लोगों तक जो है फूड ग्रेन्स की सप्लाई हो सके। और जो आरपीडीएस स्कीम थी इसके अंदर जो नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और यूटीज़ को देती थी तो उससे 50 पैसे कम कीमत पे, और इसमें जो है 20 किलोग्राम पर राशन कार्ड जो है फूड ग्रेन दिया जाता था। मीन्स जो भी दिया जाएगा, जैसे वीट दिया गया है, राइस दिया गया, तो 20 किलोग्राम पर कार्ड की लिमिट थी। उसके बाद 1997 में जो है यही पीडीएस सिस्टम को और थोड़ा अपग्रेड किया, तो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम में इसको कन्वर्ट किया। तो जो बीपीएल बिलो द पावर्टी लाइन लोग थे, उन बिलो द पावर्टी लाइन लोगों को स्पेशली टारगेट करके जो है उनको फोकस करके जो है फूड ग्रेन्स की के डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर दिया गया। तब जो है ये टीपीडीएस आती है 1997 में, जिसका काम यही था कि जो बिलो द पावर्टी लाइन लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको स्पेशली फोकस किया जाए। देखिए इसमें जो एपीएल कार्ड धारक होते हैं, मीन्स जो लोग पावर्टी लाइन से ऊपर हैं, उनको भी मिलता है प्रोविज़न। देखिए ऐसा है कि 35 किलोग्राम पर फैमिली जो है वो टीपीडीएस के अंदर, और नॉर्मल जो बिलो द पावर्टी लाइन के ऊपर परिवार हैं उनको 15 किलोग्राम पर फैमिली दिया जाता है फूड ग्रेन। अब इसके बाद आप बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये जो है 2013 में आया और 2013 के बाद आकर के 2014 में जो है लागू हुआ। तो इसको देख लीजिए, ये एक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। ये एक्ट इंश्योर करता है पीडीएस सिस्टम और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो भी फूड ग्रेन्स की सप्लाई है लोगों तक वो पहुंच सके, और ये 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन मींस ग्रामीण जनसंख्या का 75%, और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन मींस 50% अर्बन पॉपुलेशन का कवर करता है, जिन्हें सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं। मतलब ये कि फ्री में नहीं मिलता है, सस्ता मिलता है। देखिए प्राइस जो है वो 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये ऐसे है। वीट, राइस और शुगर, इन तीनों के लिए तो फ्री में नहीं मिलता है, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स हैं ये, और ये अंडर जो है टीपीडीएस स्कीम मिलते हैं। और 2/3 जनसंख्या जो है वो इसके अंदर कवर होती है पूरे देश की। उसके बाद आगे देखिए कि वुमेन एम्पावरमेंट की ओर एक कदम बढ़ाते हुए इस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न भी है कि अगर घर में जो है कोई महिला है जो 18 साल या 18 साल से ऊपर की, या फिर जो एल्डेस्ट वुमेन है, वो उस फैमिली की हेड के तौर पर नॉमिनेट की जाती है इस एक्ट के तहत। दूसरा, ये एक्ट जो है वो हर ऑल स्टेट और यूटीज़ के लिए काम करता है, सारे स्टेट और यूटीज़ को कवर करता है, जिसके अंदर लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर किया जाता है सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स के लिए। उसके बाद जो बेनिफिशरी हैं जिन्हें मिलेगा, उनके आइडेंटिफिकेशन का काम जो है वो स्टेट्स और यूटीज़ ही करते हैं। बाकी इस तरीके से अपडेट होता रहता है सिस्टम कि अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई माइग्रेट कर गया है तो उनका नाम हटा दिया जाता है। ऐसे ही अगर किसी का नया जन्म हुआ, मीन्स बर्थ हुआ है कोई चाइल्ड, तो फिर उसको इंक्लूड भी किया जाता है। तो ये लगातार अपडेशन का काम चलता रहता है। उसके बाद ये एक्ट जो है लाइफ साइकिल अप्रोच पर बेस्ड है। लाइफ साइकिल अप्रोच पर बेस्ड का मतलब क्या है, जैसे इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टेटिंग मदर्स, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ है, तो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए और बच्चों के लिए जो 6 से 14 साल तक के हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, जिसके अंदर उन्हें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पोषक भोजन, पोषक आहार मिल सके। और ये मिलता है उनको आईसीडीएस स्कीम के अंदर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये एक स्कीम है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उन आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू जो है उनको ये अवेलेबल कराया जाता है। और साथ ही साथ जो है स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो है न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल कराया जाता है। इसके बाद आप देखिए कि 6 साल से ऊपर मीन्स 6 साल से कम के जो बच्चे हैं, यानी 6 साल तक के जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए भी ये एक्ट जो है अलग से हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स बनाता है। इसके बाद आप देखिए कि जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको उनके वेज, अगर मान लीजिए वो काम करती हैं तो फिर उनको जो वेज कंपनसेशन के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि काम नहीं कर पाएंगी अगर प्रेग्नेंट है तो काम जब नहीं कर पाएंगी तो उनको 6,000 रुपये से कम ना हो ऐसी सहायता, मीन्स 6,000 रुपये से ज़्यादा दे सकती है गवर्नमेंट, लेकिन मिनिमम 6,000 रुपये तक की जो है एज ए वेज कंपनसेशन उनको हेल्प मिलती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। और साथ ही साथ में सप्लीमेंट न्यूट्रिशन भी मिलता है।
उसके बाद देखिए अगर किसी को जो है मींस अगर फूड ग्रेन की सप्लाई नहीं हो पाती है सुनिश्चित किसी को, तो नॉन सप्लाई ऑफ द एंटाइटल्ड क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स और मील्स की कंडीशन में गवर्नमेंट चाहे तो भत्ता भी दे सकती है, अलाउंस देगी। अगर जो है आप नहीं पहुंचा पाते हैं फूड ग्रेन्स को, तो फिर गवर्नमेंट को भत्ता देना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। और ये भत्ता जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मींस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा, और कितना दिया जाना है ये जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया होगा वैसा दिया जाएगा। और इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो रूल्स हैं फूड सिक्योरिटी अलाउंस रूल्स 2015। इसके बाद देखिए कि अभी आपको बता चुके हैं हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो है 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से चावल, गेहूं और जो दूसरे अन्य अनाज हैं, ठीक है, तो रेट 3 रुपये पर किलोग्राम चावल के लिए, 2 रुपये पर किलोग्राम गेहूं के लिए और 1 रुपये पर किलोग्राम जो और दूसरे अनाज दिए जाते हैं उनके लिए। ये रेट जो है जब ये एक्ट लागू हुआ था तो ये था कि शुरू के 3 साल तक के लिए रहेगा, बाद में गवर्नमेंट ने इसको फर्दर जो है 2019 तक के लिए भी बढ़ा दिया था। अब बाकी आगे भी अभी चल ही रहा है। इसके अलावा देखिए कि जब ये मीन्स जो टाइम लिमिट अभी तो एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो टाइम लिमिट जब एक्सटेंड करना ख़त्म करेंगे तो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि वो दोबारा से प्राइस को तय कर सकती है, लेकिन वो जो भी प्राइस तय करेगी वो MSP से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा आप देखिए कैश ट्रांसफ़र का भी प्रोविज़न है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नॉन सप्लाई की कंडीशन में जो अलाउंस है वो इस कैश ट्रांसफ़र से अलग है। तो अगर कहीं पे जो है खाना नहीं दे पा रही है या फिर किसी क्षेत्र विशेष के लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं, तो फिर कैश ट्रांसफ़र भी डायरेक्ट गवर्नमेंट कर सकती है, ताकि लोग अपनी मर्ज़ी से जो खाना चाहते हैं वो अपनी डाइट में जो कुछ भी चीज़ें वो इंक्लूड करना चाहते हैं वो अपनी डाइट को उस तरीके से बेटर बना सकें। और इसके लिए जो रूल्स बना रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैश ट्रांसफ़र ऑफ फूड सब्सिडी रूल 2015 में ही बने हैं। उसके बाद आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करके मींस स्टेट गवर्नमेंट के साथ सलाह मशवरा करके फर्दर अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कोई रूल्स बनाने पड़ते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो रूल जो है बना सकती है। और ऐसे करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 रूल्स जो हैं रूल के ऑर्डर बनाए हुए भी हैं, वो देख लीजिए आप। तो पहला है प्रोविजनिंग ऑफ फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स रूल्स 2014। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर शॉर्ट सप्लाई हो जाती है किसी स्टेट को तो स्टेट गवर्नमेंट को फंड देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा फूड सिक्योरिटी अलाउंस रूल्स 2015। तीसरा फूड सिक्योरिटी असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट रूल्स 2015। चौथा कैश ट्रांसफ़र ऑफ फूड सब्सिडी रूल्स 2015। और पांचवा नोटिफिकेशन ऑफ WCD एंड HRD। उसके बाद लास्ट पॉइंट और देख लीजिए आप कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे रूल बना सकती हैं, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट भी इस प्रोविज़न के अंदर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस एक्ट की सीमाओं के अंदर रहते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से खाद्य वितरण को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी रूल्स बना सकती हैं। तो यही लिखा हुआ है सेक्शन 40 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स में बाई नोटिफिकेशन एंड कंसिस्टेंट विद द एक्ट एंड द रूल्स मेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर ये इन तीनों से अलग नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन या बाई नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन जारी करके रूल्स बना सकती हैं, बट कंसिस्टेंट विद द एक्ट होना चाहिए। जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको कहीं पे वायलेट ना करते हो इनके रूल बनाए हुए। दूसरा द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल हैं उनको भी किसी तरीके से वायलेट ना करते हो, तब फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से रूल्स को बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा आर्टिकल कल हम लोगों से जो एक रह गया था, तो वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि गंगा में कुछ कछुए लगातार छोड़े जा रहे हैं, तो जिससे गंगा जो है उसकी सफाई को काफ़ी मतलब बढ़ोतरी हो रही है गंगा की सफाई में। तो कछुए जो है किस प्रकार से सहायक हैं गंगा की सफाई करने में, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कछुओं की कहानी जो शुरू है, जो कछुए छोड़े जा रहे हैं लगातार, तो गंगा की सफाई का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले नमामि गंगे प्रोग्राम जो है, देखिए गंगा की सफाई का प्रोग्राम जो है वो तो वास्तव में स्टार्ट हुआ 1980 के ही दशक से, लेकिन 2014 में जो है नमामि गंगे प्रोग्राम को बड़े तौर पे लॉन्च किया गया। और नमामि गंगे प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद में एक जो है क्लीन गंगा फंड भी बनाया गया, जिसमें जो है वॉलंटरी बेसिस पे कोई भी
उसमें फ़ंड दे सकता है। जैसे मान लीजिए एनआरआई हो गए, इंडियन सिटीजन हो गए, पीआईओज हो गए, इसके अलावा और भी कोई अपनी मर्जी से अगर फ़ंड देना चाहता है तो वो भी क्लीन गंगा फंड में फ़ंड दे सकता है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम को। पहले नमामि गंगे प्रोग्राम जो है इसको गवर्नमेंट ने 2014 में स्टार्ट किया और इसको जो है 20,000 करोड़ का उसमें बजट दिया गया था। और इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला ऑब्जेक्टिव था इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, मींस जो प्रदूषण है उसकी प्रदूषण की रोकथाम, और दूसरा था कंजर्वेशन एंड रीजुबिनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा, जो राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा, उसका संरक्षण और संवर्धन, कंजर्वेशन एंड रीजुबिनेशन। इसके बाद जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसके मेन पिलर्स देख लीजिए। तो इसके 7 मेन पिलर्स हैं। पहला सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। दूसरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जैसे आप देख रहे होंगे काशी में जो है, वाराणसी में इस समय लगभग बहुत सारे घाटों पे, लगभग 10 घाटों के ऊपर लगातार काम चल रहा है, तो वो रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट करने का काम। तीसरा रिवर सरफेस क्लीनिंग, तो जो रिवर सरफेस है उसकी क्लीनिंग। चौथा बायोडाइवर्सिटी। पांचवा एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स वन लगाना। तो वन लगाना भी जो है इसके मेन पिलर्स में से एक है। जैसे गंगा के किनारे किनारे कहीं खाली ज़मीन पड़ी हुई है तो उसमें जो है जंगल लगाना, ताकि जो है इंश्योर हो सके गंगा का प्रवाह या प्रदूषण या जो कटान होता है, बाढ़ वगैरह। पेड़ जो जंगल होते हैं ना नदी के किनारे, वो बहुत ज़्यादा कई सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। अब इसके अलावा जो है पब्लिक अवेयरनेस, और 7वां पिलर है इसका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग। क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें जो काम होता है, उनसे जो निकलने वाला गंदा पानी होता है वो भी जो है वहीं नदियों में ही जाके मिलता है। तो गंगा के रीजुविनेशन के लिए जो इंडस्ट्रीज़ की मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग भी जो है एक इसका पिलर है। इसके बाद आप देख लीजिए कि जो इम्प्लीमेंटेशन है नमामि गंगे प्रोग्राम का, इसको 3 लेवल पे तोड़ा गया है। तो पहला लेवल है एंट्री लेवल एक्टिविटीज़। 3 एक्टिविटीज़ जो भी होंगी नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत, उनको 3 टाइप की एक्टिविटीज़ में अलग कर दिया गया है। पहला है एंट्री लेवल एक्टिविटी, जिसमें वो एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिनका इम्पैक्ट तुरंत दिखाई देगा। दूसरा मीडियम टर्म एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ 5 साल के अंदर अंदर पूरी होने वाली हैं। और तीसरा लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ हैं इसमें जो 10 साल में पूरी होंगी। इसके बाद आप देखिए कि क्लीन गंगा फंड बना दिया, जो हमने आपको बता दिया। एनआरआई, पीआईओज और अदर लोग या फिर इंडियन सिटीजन इसमें जो है वॉलंटरी बेसिस पे जो है इसमें फंड दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नमामि गंगे प्रोग्राम की जो बॉडी है खुद, ये तीनों मिलकर के जो है इन लोगों ने कछुए वहाँ पर छोड़ते हैं ये लोग। वैसे तो देखिए लगभग जो है 40,000 से ज़्यादा कछुए 1980 के बाद से छोड़े जा चुके हैं। लेकिन अब जो है क्या करते हैं कि चंबल के रीजन से अंडे लेकर के आते हैं कछुओं के, फिर उनको जो है क्या करते हैं, वाराणसी में पहला एक बनाया गया है हैचिंग सेंटर कछुओं के लिए। तो उस हैचिंग सेंटर में उनको जो है पहले एक कमरे में बंद रखा जाता है लगभग कुछ दिनों के लिए, शायद लगभग 70 दिन तक के लिए बंद रखते हैं। फिर उसके बाद जो है उनको पानी के अंदर कुछ सैंड बॉक्स, यानी जो मिट्टी से भरे हुए बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर अंडों को रख करके फिर उनको जो है हैच कराया जाता है। तो अंडे जो है वो जून जुलाई के महीने में जब 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है, तो उस समय जो वो अंडे हैच होते हैं, फिर उन कछुओं को 2 साल के लिए वहाँ जो है तालाबों में रखा जाता है। और फिर उसके बाद जो है वहाँ से उन कछुओं को ला करके यहाँ गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। और कछुए जो हैं वो दोनों ही टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस मीन शाकाहारी मांसाहारी, दोनों टाइप के कछुए होते हैं। ताकि जैसे मान लीजिए कि जिस तरीके कोई शाकाहारी टाइप की गंदगी है तो फिर जो है वो शाकाहारी कछुए खा लेंगे, और जो मांसाहारी जैसे मान लीजिए डेड बॉडीज़ के कुछ हिस्से हैं, जली हुई डेड बॉडीज़ बहा दी जाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो मांसाहारी कछुए खा लेंगे। तो इस तरह से गंगा की सफाई को प्रमोट करना, ये ध्यान रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और नमामि गंगे प्रोग्राम की जो बॉडी है, ये तीनों मिल करके ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो हैच्ड एग्स के थ्रू जो टर्टल्स आ रहे हैं, वाराणसी में ही ये सेंटर है, वहीं पे एग्स की हैचिंग की जाती है और उसके बाद इनको जो है उसमें डाल दिया जाता है। अब इससे देखिए क्या क्या बेनिफिट होता है। तो इससे बेनिफिट आपको देखिए, आप यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो भी पानी की ठीक रहती है। दूसरा फेकल कोलीफॉर्म जो है ये भी ठीक रहता है, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल, ये तीनों चीज़ें ही ठीक रहती हैं। ये फेकल कोलीफॉर्म का आप समझ लीजिए, ये जो है ये एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो आदमी के अंदर मीन्स हम लोगों के पेट के अंदर भी पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी
मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपोजिशन में हेल्प करते हैं, वहाँ पे कंपोजिशन कह रहे हैं, सॉरी, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। तो इन बैक्टीरियाज़ का लेवल भी जो है पानी के अंदर ठीक रहता है। जहाँ तक इन बैक्टीरियाज़ की बात है तो इन बैक्टीरिया को आप देख लीजिए कि ये जो है ह्यूमंस के, लाइव स्टॉक के, वाइल्ड लाइफ के जो एक्सक्रीमेंट्स होते हैं उन एक्सक्रीमेंट्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बाकी ह्यूमंस के पेट में भी पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करते हैं किन कंडीशंस में, तो डार्क, वार्म, मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स विद फूड हो तो वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और इनके बारे में इनको देख लीजिए, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आर ए कलेक्शन ऑफ रिलेटिवली हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं that live in large numbers in the intestines of human and warm and cold blooded animals, means आदमियों में भी पाए जाते हैं और जानवरों में भी पाए जाते हैं। वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दोनों तरीके के, जैसे सांप है तो सांप के अंदर भी हैं और बाकी जो जानवर हैं उनके अंदर भी हैं। दे एड इन द डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये जो है पाचन में सहायता करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल था चंद्रयान 3 के बारे में। तो आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग जो चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये भारत का जो है तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो चंद्रमा की धरती पे जाने का प्लान बना रहे हैं ये। इसमें जो है आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो है हम लोगों ने 3 चीज़ें भेजी थी, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो विक्रम भैया प्रज्ञान को ले जा रहे थे लेकिन विक्रम भैया जो है गिर गए लेकिन मतलब कहने का ये है कि लैंडर जो है उसको होना था, सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी उसकी, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और हार्ड लैंडिंग हो गई। और बीच में ही कहते हैं कि 2.1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द मून, मीन्स चंद्रमा की धरती के 2.1 किलोमीटर ऊपर ही जो है इसरो का कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है उससे। और उसके बाद जो है अभी कहाँ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, दोबारा फिर जो है कम्युनिकेशन हो नहीं पाया। काफ़ी कई दिन तक बाद में जो ट्राई भी करते रहे कि शायद कम्युनिकेट हो जाए। तो इस बार जो मिशन भेज रहे हैं, तो चूंकि पिछली बार ऑर्बिटर हम लोग जो है वो ऑर्बिट में ठीक से सेट कर चुके हैं, पहले ही जो है लॉन्चिंग हमारी जो है इतनी तक तो सक्सेसफुल रही कि ऑर्बिटर जो है वो वहाँ था। तो इस बार हम लोग ऑर्बिटर नहीं भेज रहे हैं चंद्रयान 3 में। मेनली एक्चुअल में है क्या कि 2025 के लिए जापान के साथ में हमारा जो है एक मिशन है, तो उसमें वो भी जो है मून एक्सप्लोरेशन मिशन ही है साउथ पोल के लिए। तो उस मिशन में जो लैंडिंग की फैसिलिटी देनी है वो लैंडिंग की फैसिलिटी इसरो को ही अवेलेबल करानी है उस प्रोजेक्ट में। तो इसलिए इसरो जो है अपनी लैंडिंग फैसिलिटी को ठीक करना चाहता है। तो देखिए 2019 में चंद्रयान हम लोगों ने भेजा, अब 4 साल हो गया, जुलाई में ही उसे भी हम लोगों ने लॉन्च किया था। तो अब जो है हम लोग फिर से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा ऑर्बिटर नहीं है, इसमें लैंडर है और रोवर है। और ये आप जब ऑर्बिटर नहीं है तो वैसे तो कहते हैं कि ऑर्बिटर के साथ में जाता है, बाद में ऑर्बिटर घूमने लगता है, फिर ऑर्बिटर से डिटैच होकर लैंडर जो है वो मून के सरफेस पे लैंड करता है। तो इसमें क्या है कि जो प्रोपल्सन सिस्टम है रॉकेट का, उस रॉकेट के प्रोपल्सन सिस्टम के साथ, मीन्स प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ में ही जो है ये लैंडर जाएगा और रोवर जो है वो लैंडर के अंदर ही रहता है। दूसरा, इस बार पहले से बेहतर जो है, मीन्स इसरो ने ये बताया है कि हमने जो है इस बार लैंडर की जो लेग्स हैं उसको और भी काफ़ी मजबूत बनाया है, क्योंकि पहली बार गिर गया था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 जो है वो 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है और इसमें भी लैंडर और रोवर है, सिमिलर टू चंद्रयान 2, पर इसमें ऑर्बिटर नहीं है। और लैंडर और रोवर जो है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल के थ्रू वहाँ तक जाएगा। कहाँ तक? जो 100 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट होगी चंद्रमा की, मीन्स चंद्रमा की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में जो है ये प्रोपल्सन मॉड्यूल पहुँचेगा और वहाँ से फिर जो है ये लैंडर डिटैच होगा और वापस से फिर जो है हम लोग इसे एक बार लैंड कराने की कोशिश करेंगे। तो इसी के ऊपर जो है ऑथर ने आर्टिकल लिखा है। दूसरा एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि ये चंद्रयान 3 जो है इसमें एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट और भी लगा हुआ है जिसका नाम है शेप स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानेट अर्थ। मीन्स ये क्या करेगा वहाँ से कि अर्थ मीन जैसे अर्थ पे जो लाइफ है, तो पृथ्वी पे जीवन कैसे संभव है और जीवन संभव होने के जो कारण है उन कारणों को एक तरीके से स्टडी करने का प्रयास करेगा और फिर उसी के बेसिस पे जो दूसरे इंटरप्लानेटरी मिशन होंगे हमारे
उन इंटर प्लानेटरी मिशन में इस प्रोफाइलिंग को वो यूज़ करेगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा कि वहाँ पे ऐसे कोई लक्षण है क्या, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है। तो इसका नाम शेप है, ये याद रखिएगा कि ये मॉड्यूल जो है इसमें एक पेलोड है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानट अर्थ शेप। इसका काम है टू स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट। पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि किसी सरफेस पे जब कोई लाइट पड़ती है तो क्या बिहेवियर है, क्या मीन्स रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, तो इंटरफेरेंस की एक्टिविटी हुई, तो जो एक्टिविटी होगी वो किस तरीके की एक्टिविटी और किस लेवल पर होती है, ये रीड करने का काम जो है पोलरीमेट्री के अंदर किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि चंद्रयान मिशन जो है इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो इसरो ने सेट किए हैं। तो पहला, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून, लैंडर की सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जर्विंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द रोवर्स लॉइटरिंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून, कि रोवर जो है कैसे घूम घूम के वहाँ अपना देख सकता है। रोवर आप समझ रहे होंगे एक तरीके से क्या है कि वैसे तो एक गाड़ी के जैसा आप समझो इसको, लेकिन फर्दर इन फ्यूचर जो है रोबोट वगैरह भी भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा, इनसाइट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मेकिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द केमिकल एंड नेचुरल एलिमेंट्स सॉइल वाटर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और तीसरा जो हमारा मोटिव है चंद्रयान 3 का वो ये है कि जो केमिकल और नेचुरल एलिमेंट्स हैं, सॉइल है, वाटर है, तो इनके प्रोफाइल्स को चेक करेगा मून के सरफेस पे, ताकि हमें जो है मून की सतह के बारे में और ज़्यादा बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। और फर्दर हम लोग जो भी मिशन मून के लिए लॉन्च करेंगे तो उसमें हम लोग जो है किस तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को हेल्प मिलेगी। तो अब हम लोग आर्टिकल की तरफ आते हैं। देखिए आर्टिकल में ऐसा कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि 14 जुलाई को 2:35 पे दोपहर में हम लोग चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेंगे। और ऑथर कहते हैं कि पिछली बार हम लोग जो है फेलियर हो गया था जो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग थी विक्रम की। विक्रम जो है लैंडर का नाम था, रोवर का नाम था प्रज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। तो विक्रम की लैंडिंग जो है थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। इस बार जो है हमारी विक्रम की लैंडिंग मीन्स अब उसका नाम अभी विक्रम, उसका नाम अभी नहीं पता है, तो उसका ये इस बार जो हम सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाह रहे हैं लैंडर की, तो हालांकि इसके असफल होने के चांसेस कम हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ असफलता के चांसेस तो बने ही रहते हैं। फर्दर ये याद रखिएगा कि 2025 में जापान के साथ भी हमारा एक जो है लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो है लैंडिंग फैसिलिटी उस प्रोजेक्ट में देनी है। तो अगर मान लीजिए सफल हो जाते हैं तो एक तरीके से हम लोग उस प्रोजेक्ट के लिए लैंडिंग फैसिलिटी देने के लिए पूरी तरीके से इसरो तैयार हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि पहले जो है चंद्रयान 3 को एलिप्टिकल ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये देखिए हमने आपको पहले ही बताया, जब हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने अभी 7 पार्ट बना के डिस्कस कर लिया, लास्ट में 2 पार्ट और रह गए, उनको भी हम लोग अपलोड कर देंगे। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब हमें कहीं दूर ऑब्जेक्ट भेजना है, जैसे इंटर प्लानेटरी मिशन है, तो हम हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में पहले डालते हैं। तो चंद्रयान 3 के साथ भी यही होगा, इससे पहले हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाला जाएगा। उसके बाद फिर जो है जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसको हम लूनर ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जब मैक्सिमम हाइट और स्पीड को ये अपने गेन कर लेगा। इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जो है अपने स्पेस टेक्नोलॉजी के वीडियोस में स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं सारी ऑर्बिट्स और उनकी मैकेनिज्म के बारे में। और फिर उसके बाद जो है वही प्रोपल्सन मॉड्यूल जब 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ फिर जो है हमारा लैंडर डिटैच होगा और वो फिर से एक बार सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने ये बोला कि हमने जो है इसकी देखिए स्ट्रेंथेंड द लैंडर्स लैग्स, हमने लैंडर की टांगों को और मजबूत बनाया है और जो इसका थ्रस्ट है उस थ्रस्ट को और भी कम किया है। मीन्स उन्हें लगा होगा कि शायद पिछली बार थ्रस्ट की वजह से लगा क्या होगा, देखिए उनके पास तो ऑब्जर्वेशन रहते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे उन्हें ये बेटर लगा होगा कि जो थ्रस्ट का लेवल है उसको थोड़ा और कम किया जाए। और उसके बाद देख लिए ये भारत का दूसरा अटैम्प्ट है जो लैंडर को हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग देना चाहते हैं मून के सरफेस पे। और इस तरीके से जो है ये आर्टिकल यहाँ ख़त्म हो जाता है। बाकी इसमें ऑथर एक जो डिफरेंट पॉइंट निकल के आता है वो ये है, ये कहते हैं कि अगर हम मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेस हो जाते हैं तो आपको पता होगा भारत अभी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के दौरान आर्टेमिस अकॉर्ड में 23 जून को साइन करके शामिल हुआ है। और आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो यही है कि आगे जो इंटर प्लानेटरी मिशन होंगे तो पहले हम लोग मून पर एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे और मून पर बेस बनाने के बाद फिर आगे जो है हम इंटर प्लानेटरी मिशंस के लिए अपने आप को और फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए तैयार करेंगे। तो अगर ये मिशन हमारा सफल हो जाता है
तो हम आर्टेमिस अकॉर्ड में कंधे से कंधा मिला के नासा के साथ काम करने के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 जो है ये साउथ पोल रीजन को ही ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया, तो लैंडर जो है ये साउथ पोल रीजन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा इसमें एक पॉइंट और निकल के आता है कि रशिया और चाइना जो है वो दोनों एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन पर काम कर रहे हैं। मींस देखिए, आर्टेमिस अकॉर्ड में दुनिया के लगभग जो है 28 देश हैं इस समय, तो 27 या 28 एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये 28 देश मिलकर के जो है वहाँ पे बेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फर्दर जो इंटर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन है हमारे, उनको हम आगे जो है उन गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें, स्पेस एक्टिविटीज़ को। और रशिया और चाइना उधर अकेले मिल करके जो है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन पे काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है ये आर्टिकल यहीं पर समाप्त होता है। चूँकि देखिए 30 मिनट हो गया है, तो हम लोग बाकी के जो 2 आर्टिकल हैं उनको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और उसको हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक जो है अपलोड कर ही देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।